पहले होते हैं छोटे उद्योग और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं बड़े उद्योग। जो छोटे उद्योग होते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो उद्योग होते हैं वो जो है ना दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं छोटे और एक होते हैं बड़े। बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, इम्पॉर्टेंट है। जो छोटे होते हैं उसको आप लघु भी कह सकते हो, ठीक है, छोटे उद्योग कह सकते हो या लघु उद्योग कह सकते हो, और बड़े को तो बड़े ही कहते हैं, छोटे उद्योग और बड़े उद्योग। तो हमारे को क्या पढ़ना है, हमारे को बड़े उद्योगों के रिगार्डिंग कुछ नहीं पढ़ना, हमारे को अभी इस चैप्टर के अंदर ये पढ़ना है छोटे उद्योग कह सकते हो या छोटे पैमाने के उद्योग भी कह सकते हो, छोटे पैमाने के उद्योग ये भी कह सकते हो। इंग्लिश में इसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो पहले आपको ज़रा ये समझना है कि भाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती क्या है। ये नाम आपने कई बार सुना होगा, लघु उद्योग। अच्छा, आपने ऐसा नाम सुना होगा, ऐसा लिखा रहता है बुकों के अंदर, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग, जैसे ऐसा लघु और कुटीर उद्योग साथ साथ लिखे रहते हैं, लेकिन इनमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। पहले आप ये समझिए लघु उद्योग क्या होते हैं और कुटीर उद्योग क्या होते हैं। बुक में तो ऐसा लिखा रहता है लघु और कुटीर उद्योग, एक साथ लिखा रहता है लघु और कुटीर उद्योग, लेकिन ये दोनों अलग अलग होते हैं। पहले ज़रा डिफरेंस समझिए क्या डिफरेंस है। अगर हम कुटीर उद्योगों की बात करें तो कुटीर उद्योग जो होते हैं बेटा वो मशीनों का यूज़ नहीं करते हैं, वो बिजली का यूज़ जो है वो नहीं करते हैं, और वो जो श्रमिक हैं वो श्रमिक को जो है बाहर से, श्रमिक को बाहर से जो है नहीं हायर करते। मतलब कि ये क्या करते हैं, परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर काम धंधा शुरू करते हैं, परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर काम शुरू कर देते हैं। तो जितने भी छोटे मोटे काम होते हैं गांव वगैरह के अंदर, जैसे कि लाइक मोमबत्ती बनाना, पंखा बनाना, तंबाकू का पैक करने का काम हो गया, या तंबाकू बनाना, गुड़िया वगैरह बनाना, माचिस वगैरह का काम हो गया, तो झाड़ू वगैरह का काम हो गया। तो जितने भी छोटे मोटे काम होते हैं जिसमें जब बंदा परिवार के सदस्यों के साथ ही मिलकर काम धंधा शुरू कर देता है, जिसमें कोई मशीन नहीं लगेगी, कोई बिजली नहीं लगेगी, कोई श्रमिक बाहर से हायर नहीं करना पड़ेगा, अपना परिवार के सदस्यों के साथ ही काम धंधा शुरू हो जाएगा, ऐसे उसको हम क्या कहते हैं, ऐसे उसको हम कुटीर उद्योग के नाम से जानते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं लघु उद्योगों की। लघु इसका पूरा ही उल्टा है बेटा। लघु उद्योगों के अंदर मशीनों का भी यूज़ होता है, लघु उद्योगों के अंदर बिजली का भी यूज़ होता है, लघु उद्योगों के अंदर जो श्रमिक हैं वो बाहर से भी हायर किए जाते हैं, और परिवार के सदस्यों की बात करें तो परिवार के सदस्य तो है ही, जो फैमिली के सदस्य हैं वो तो है ही, लेकिन बाहर से भी लेबर हायर करी जाती है। तो ये तो पूरा उल्टा है, मशीनों का भी यूज़ हो रहा है, बिजली का भी यूज़ हो रहा है, श्रमिक का भी यूज़ हो रहा है, परिवार के लोगों का भी यूज़ हो रहा है, जैसा चाहे सबका यूज़ हो रहा है। तो बिल्कुल अपोजिट है लघु और कुटीर उद्योग। हमें किसके बारे में पढ़ना है, कुटीर के बारे में नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है लघु के बारे में, लघु उद्योगों के बारे में हमें बेसिकली पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, सबसे पहले हमें पढ़ना है कि लघु उद्योग जो हैं वो क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या है लघु उद्योग की। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। लघु उद्योग की जो डेफिनेशन है वो बेटा टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। मतलब क्या है, पहले अगर हम आज़ादी के टाइम की बात करें 1947 की, तो उन उद्योगों को लघु उद्योग माना जाता था जिसमें मैक्सिमम 5 लाख की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। 5 लाख, कब की हम बात कर रहे हैं, 1947 की हम बात कर रहे हैं, जिसमें 5 लाख की मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की नीड थी। लेकिन मैंने बोला कि समय के साथ साथ क्या होता रहता है, समय के साथ साथ ये जो अमाउंट है इसमें परिवर्तन होता रहता है। तो अगर हम आज वर्तमान की अगर बात करें तो आपको क्या लिखना है इसके अर्थ के अंदर, अगर वो आपसे पूछ ले कि भाई लघु उद्योग क्या होते हैं या छोटे पैमाने के जो उद्योग होते हैं
वो क्या होते हैं। तो आपको ये लिखना है कि भाई वह उद्योग जिसमें अमाउंट कितना है, अब जिसमें 5 करोड़ से, अब जो अमाउंट है वो 5 करोड़ है, जिसमें 5 करोड़ से अधिक पूंजी का लिख दीजिए, अधिक पूंजी का निवेश नहीं होता। अब जो अमाउंट है वो जो है वो 5 करोड़ है, 5 करोड़। और ये बेटा अधिक पूंजी का मतलब मैक्सिमम लिमिट है, मिनिमम नहीं है। मैक्सिमम का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब किसी भी उद्योग को खोलने के लिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा 5 करोड़ रुपए अगर लगेंगे तो उस उद्योग को किस कैटेगरी में रखा जाएगा, उस उद्योग को लघु उद्योग की कैटेगरी के अंदर जो है रखा जाता है, जिसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितनी होती है, जिसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ रुपए की होती है। तो लघु उद्योग का अगर अर्थ पूछ ले तो आपको ये लिख के आना है। अब हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं की, कि लघु उद्योगों की जो हैं क्या विशेषताएं होती हैं। इसकी विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं तो इसकी विशेषताएं जो हैं 3 इसकी बड़ी विशेषताएं होती हैं बेटा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहली जो इसकी विशेषता होती है वो होती है कि ये जो है ना रोजगार परक होते हैं, रोजगार परक होते हैं। इसका क्या मतलब होता है, रोजगार परक होते हैं? इसका मतलब ये होता है कि जो तकनीक जो होती है ना वो 2 तरीके की होती है। एक तकनीक होती है श्रम प्रदान और एक तकनीक होती है पूंजी प्रदान। तो श्रम प्रदान का क्या मतलब होता है, श्रम प्रदान का मतलब होता है कि मानव का यूज़ किया जा रहा है, मानव का मतलब श्रमिक का यूज़ किया जा रहा है। और जो पूंजी प्रदान होती है इसका मतलब है कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों का यूज़ किया जा रहा है। श्रम प्रदान का मतलब लेबर का यूज़ हो रहा है और पूंजी प्रदान का मतलब मशीनों का यूज़ हो रहा है। तो लघु उद्योगों की जो विशेषता है वो क्या है, मैंने ऊपर बताया, लेकिन यहाँ पे मशीनों का यूज़ होता है। मैंने ऊपर बताया ना कि लघु उद्योग कौन से होंगे जहाँ मशीनों का यूज़ होगा। तो मशीन यहाँ पे इतनी नहीं होती, एक ही मशीन होगी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा, और उसी मशीन पे ज़्यादा कौन होगा, ज़्यादा बंदे होंगे यहाँ पे। मतलब कि मानव शक्ति का ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है एज़ कंपैरिजन टू मशीन। मशीन तो एक ही होगी लेकिन बंदे वहाँ पे 50 से 100 बंदे जो है काम कर रहे होंगे। तो इसलिए वो चाहे तो ज़्यादा भी मशीनें लगा सकता है, लेकिन ये मशीन ज़्यादा नहीं लगाता, मशीन एक ही है, बंदे 50 होंगे वहाँ पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या मिले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम धंधा मिले। जिस उद्योग के अंदर श्रम प्रदान तकनीक का यूज़ किया जाता है वहाँ पे लोगों को ज़्यादा काम धंधा मिलता है, और जिस उद्योग के अंदर पूंजी प्रदान तकनीक का यूज़ किया जाता है वहाँ पे लोगों को काम धंधा कम मिलता है, क्योंकि भाई मशीन तो 10 बंदों का काम अकेले ही कर देगी। इसीलिए यहाँ पे ये श्रम प्रदान तकनीक पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इनकी पहली विशेषता क्या है, इनकी पहली विशेषता ये है कि भाई ये रोज़गार परक होते हैं, ये लोगों को काम धंधा जो है ये ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि मशीनों की जगह बंदे पे, मानव पे जो है ज़्यादा फोकस करते हैं। इसके अलावा ये इसका बेटा इम्पॉर्टेंट फीचर है दूसरा इसका फीचर है कि यहाँ पे जो है ना क्या होता है, यहाँ पे जो है स्थान में लचीलापन पाया जाता है। इसका क्या मतलब होता है, स्थान में लचीलापन पाया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि मेरे भाई लचीलापन का मतलब होता है फ्लैक्सिबल। फ्लैक्सिबल का मतलब क्या होता है, फ्लैक्सिबल का मतलब होता है जो कहीं पे भी एडजस्ट हो सकता है। मतलब कि जो बड़े पैमाने के जो उद्योग होते हैं ना वो तो बेटा केवल वहीं ओपन हो सकते हैं जहाँ पे उन्हें कच्चा माल जो है बहुत ही आसानी से उपलब्ध होता है। तो वो अपना उद्योग वहीं पे खोलते हैं जहाँ पे उन्हें कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाए, वहीं पे खोलेंगे, ताकि उनकी यातायात की जो लागत है
ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है कच्चे माल को अपने उद्योग तक लाने के लिए वो कम से कम आए, इसलिए वो अपना उद्योग नियर बाय ही खोलते हैं कि जहाँ से उन्हें कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो सके। लेकिन जो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, लघु उद्योग, इनको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ये जहाँ चाहे वहाँ ओपन हो सकती है। इनको ऐसी कोई वो नहीं है कि जहाँ कच्चा माल इनको आसानी से मिलेगा वहाँ पे वो खुलेंगी, ये जहाँ चाहे वहाँ ओपन हो सकती है। इसलिए इनमें क्या पाया जाता है, स्थान में लचीलापन पाया जाता है। ये फ्लेक्सिबल वर्ड मैं इसलिए अंडरलाइन कर रहा हूँ क्योंकि 1 मार्क में आ जाता है कि लघु उद्योग की भूमिका स्थान में डैश पाया जाता है, ऐसे भी आ जाता है, पूछ लेता है एग्ज़ाम के अंदर, तो वो है लचीलापन, ये आपको ध्यान रखना है। या ऐसे आ जाता है एग्ज़ाम में कि वो कौन सा उद्योग है, वो कौन सा उद्योग है जिसमें स्थान में लचीलापन पाया जाता है, ऐसा भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है। पूजा, इसका मतलब ये है बेटा कि जो बड़े पैमाने के जो उद्योग होते हैं, बड़े पैमाने के, मैंने बोला बड़े पैमाने के उद्योग बेसिकली वहाँ पर ओपन होते हैं जहाँ पे उन्हें कच्चा माल आसानी से मिलेगा। तो और जहाँ पे उन्हें कच्चा माल आसानी से मिलेगा तो वो अपना उद्योग उसके नियर बाय ही ओपन करते हैं कि ताकि कच्चे माल को अपने उद्योग तक लाने में यातायात की जो लागत है वो कम से कम पड़े। अगर दूर खोल देंगे, मान लो आपको कच्चा माल मान लीजिए आपको मान लो कच्चा माल आपको जो है इस प्लेस पे मिल रहा है, उद्योग आपने यहाँ खोल दिया, तो ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा हो गया, तो इससे आपकी जो यातायात की जो लागत है वो बहुत ज़्यादा आएगी। अगर आप सोचो यहाँ पे आपको कच्चा माल मिल रहा है और आप अगर उद्योग यहाँ खोलते तो कच्चा माल आपको बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाता क्योंकि डिस्टेंस कम है। तो बड़े पैमाने के उद्योग तो अपना उद्योग वहीं खोलते हैं जहाँ कच्चा माल जो है आसानी से मिल जाए। लेकिन जो छोटे पैमाने के जो उद्योग होते हैं, मैंने बोला छोटे पैमाने के उद्योगों को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो जहाँ चाहे वहाँ अपना ओपन कर सकते हैं, उनका स्थान में लचीलापन पाया जाता है, उनकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जहाँ पे उन्हें कच्चा माल आसानी से मिलेगा वहीं ओपन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और तीसरा, हाँ जी सर, इन्हें मतलब प्रॉब्लम नहीं होती, ये बात क्यों नहीं होती सर, इन्हें भी तो कच्चे माल की जरूरत होती है। कच्चे माल की ज़रूरत होती है लेकिन इतनी नहीं होती जितनी कि बड़ी पैमाने के उद्योगों को जो है मिलती है। और इनका जो काम होते हैं वो बेसिकली ऐसे होते हैं कि उनका जो रॉ मटेरियल वगैरह होता है वो हर जगह इनको आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जबकि जो बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं उनका जो कच्चा माल वगैरह होता है वो ऐसा होता है कि वो किसी स्पेसिफिक जगह पर ही मिलता है, हर जगह उपलब्ध नहीं होता है, जिसकी वजह से उनको उसी स्पेसिफिक जगह पे अपने उद्योग को ओपन करना पड़ता है जहाँ पे उनका रॉ मटेरियल उपलब्ध हो रहा है। इस वजह से बड़े पैमाने के उद्योगों के सामने ये प्रॉब्लम है। और तीसरी विशेषता की अगर हम बात करते हैं तो ये विशेषता है कि यहाँ पे एज़ कंपैरिजन टू बड़े पैमाने के उद्योग यहाँ पे कम निवेश की ज़रूरत होती है। अब ये मत सोच कहना आप कि भाई तूने तो 5 करोड़ लिखवा दिया, 5 करोड़ तो इतना ज़्यादा होता है। 5 करोड़ बेटा मैक्सिमम है, मैं ये नहीं कह रहा 5 करोड़ रुपए लगेंगे। कोई भी उद्योग चाहे वो 1 करोड़ रुपए में ओपन हो जाए, चाहे वो 2 करोड़ में ओपन हो जाए, चाहे वो 5 लाख में ओपन हो जाए या कितने में भी हो, अगर उसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ है तो उसको SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में रखा जाता है। लघु उद्योगों को, छोटे पैमाने के उद्योगों को ही SSI कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा किसकी विशेषता पढ़ रहे हैं हम, SSI इसकी पढ़ रहे हैं हम। कहीं एग्जाम में कभी कभार SSI भी लिख के आ जाता है, तो SSI की फुल फॉर्म क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ये जो है इसकी फुल फॉर्म है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो ये 3 इसकी जो है विशेषताएं हमको देखने के लिए मिलती हैं। अच्छा जी, ठीक है। अब बात आती है कि SSI का जो है महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी महत्व बताना है हमें इसका। बेटा महत्व हमें किसी का भी बताना हो, मैंने क्या बोला अभी, मैंने ऊपर किसका महत्व बताया था, वो बेटा उद्योग का महत्व था। उसमें तो छोटे पैमाने और बड़े पैमाने दोनों के ही आ रहे हैं। जो अभी मैंने ऊपर आपको महत्व पढ़ाया था, देखिए हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, ये देखो ये रहा, क्या कहते हैं, ये रहा। सबसे पहला टॉपिक मैंने आपको क्या पढ़ाया, उद्योगों का महत्व।
तो इसमें तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ये तो दोनों का महत्व है। मैं अभी आपको किसका महत्व कर रहा हूँ, मुझे केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का ही महत्व बताना है। मतलब रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में ऐसे जो छोटे मोटे काम जो ये स्टार्ट होते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस मुझे बतानी है कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये लोगों के लिए कैसे फ़ायदेमंद हैं, ये मुझे बताना है यहाँ पे। तो देखो बिल्कुल कॉमन सेंस की चीज़ है। अब भाई सबसे पहली बात तो उद्योग अगर ओपन होगा, तो भाई उद्योग अगर ओपन होगा तो इससे बेटा लोगों को जो है क्या होगा, इससे लोगों को जो है काम धंधा मिलेगा, सबसे पहली बात तो। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट में आप क्या लिखोगे कि सबसे पहले पॉइंट में आप ये लिखेंगे इसके अंदर कि ये जो है रोजगार का सृजन करते हैं। सबसे पहला आप यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए रोजगार का सृजन करते हैं सबसे पहला। और इसके अंदर एक्सप्लेनेशन क्या दोगे, इसके अंदर एक्सप्लेनेशन आप ये दोगे कि मेरे भाई ये जो है ना श्रम प्रदान तकनीक का यूज़ करते हैं, जो भी मैंने ऊपर आपको बताया। यहाँ पे आप लिखोगे कि ये जो है श्रम प्रदान तकनीक पे फोकस करते हैं, जहाँ पे मानव शक्ति पर जो है ज़्यादा बल दिया जाता है एज़ कंपैरिजन टू मशीन, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलता है, जिससे जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है काम धंधा मिलता है। अच्छा, इसके अलावा और आप क्या भाई, उद्योग खुला है तो लोगों को काम धंधा मिलेगा। सबसे पहला महत्व क्या है इसका, रोजगार का सृजन करते हैं। दूसरे पॉइंट में आप बेटा यहाँ पे लिखेंगे, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे कृषि का विकास। कृषि का विकास, अब इसका क्या मतलब है भाई, उद्योग खुल रहा है स्मॉल स्केल, तो हम स्मॉल स्केल से कृषि का विकास कैसे हो रहा है। कृषि का विकास ऐसे हो रहा है कि भाई ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन का एक लार्ज पोर्शन जो है वो कृषि क्षेत्र पर निर्भर है, कृषि क्षेत्र पे काम करता है। वो काम क्यों कर रहा है कृषि क्षेत्र में, क्योंकि रोजगार का और कोई अवसर उपलब्ध नहीं है, उसके पास कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं है, अगर होती तो वो कृषि में नहीं लगता। तो अगर ऐसे एरिया के अंदर ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ओपन होती हैं तो वहाँ पे जो लोग ज़बरदस्ती कृषि क्षेत्र में लगे हुए थे, जिनके पास अपॉर्चुनिटी का अभाव था, काम धंधे के अवसर उपलब्ध नहीं थे, तो अब उनके लिए अवसर उपलब्ध हो जाएंगे। तो जो ज़बरदस्ती कृषि में लगे हुए थे वो अब वहाँ से छोड़ के यहाँ पे अपना काम धंधा जो है स्टार्ट कर सकते हैं। और कृषि पे क्या होगा, कृषि पे बर्डन कम से कम पड़ेगा, और जब कृषि पे बर्डन कम से कम पड़ेगा तो ऐसी स्थिति में कृषि का क्या होगा, ऐसी स्थिति में कृषि का विकास जो है वो संभव होगा बेटा। तीसरे पॉइंट में आप क्या लिखोगे, तीसरे पॉइंट में आप यहाँ पे लिखोगे क्षेत्रीय संतुलन, या क्षेत्रीय संतुलन लिख लीजिए, या आप यहाँ पे क्षेत्रीय समानता वर्ड को भी आप यूज़ कर सकते हो। ये मैंने वर्ड ऊपर भी आपको बताया है। एक वर्ड होता है क्षेत्रीय असमानता। हाँ जी बेटा, सेकंड जो पॉइंट है उसको डिफाइन कैसे करेंगे, जैसे अगर उसको डिफाइन करना हो ज़्यादा आप ज़्यादा लाइन में, जो मैंने बोला ना कि आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आपको ये लिखना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या का एक अधिक भाग जो है कृषि क्षेत्र पर निर्भर होता है, क्योंकि उनके पास अवसरों का अभाव होता है। तो लघु उद्योग ऐसे लोगों को क्या करते हैं, रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, जिससे वो अपने जीविका के साधन के रूप में क्या कर सकते हैं, इसके अंदर काम करके अपने साइड बाय साइड क्या कर सकते हैं, अपनी और इनकम को जनरेट कर सकते हैं। तो इससे कृषि पर जो है जनसंख्या का दबाव कम होगा, और जब कृषि पे जनसंख्या का दबाव कम होगा तो कृषि का विकास होगा। ये इसके अंदर आपको एक्सप्लेनेशन लिखनी है। क्षेत्रीय समानता की अगर हम बात करते हैं तो क्षेत्रीय समानता वर्ड अभी ऊपर भी आया था। एक होता है क्षेत्रीय असमानता और एक होता है क्षेत्रीय समानता। तो जब बेटा जो बड़े पैमाने के उद्योग जो होते हैं, जो बड़े पैमाने के जो उद्योग होते हैं वो जो है वो तो बेटा क्या कहते हैं, मोस्टली शहरी क्षेत्रों में आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन जो ये वाले उद्योग होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में देखने के लिए मिलेंगे। तो जब रूरल एरिया और अर्बन एरिया दोनों क्षेत्रों में जब उद्योग ओपन होंगे
तो इससे क्या होगा, दोनों ही क्षेत्रों का विकास होगा, और जब दोनों ही क्षेत्रों का विकास होगा तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, क्षेत्रीय समानता। अगर केवल एक ही क्षेत्र का विकास हो रहा है तो वो असमानता है, जो अभी मैंने ऊपर आपको डेवलप और अंडर डेवलप के एग्जाम्पल से आपको बताया था। इसके अलावा और यहाँ पे आप क्या क्या लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप जो हैं ये लिख सकते हैं कि क्या कहते हैं, और यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं उसके अंदर कि, हाँ जी बताइए बताइए। ये भी तो हो सकता है कीमतों पर मतलब वस्तुओं को दिखाते हैं, गरीब लोग होते हैं मतलब उनके लिए वस्तु कम कीमतों पे जो ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई ख़ास इफ़ेक्टिव पॉइंट नहीं है। आप यहाँ पे लिखेंगे बड़े स्तर के उद्योगों के लिए आधार। इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल वगैरह जो है उपलब्ध कराती हैं। ये भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं, जिसको क्या करती हैं, बड़े पैमाने की इंडस्ट्रियाँ उन रॉ मटेरियल्स को तैयार माल में कन्वर्ट करके आगे जो है बेचती हैं। तो अगर सोचो, अगर लघु उद्योग अगर उनको कच्चा माल वगैरह ही उपलब्ध ना कराएं तो बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो बड़े स्तर के उद्योगों के लिए आधार का मतलब क्या है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैं वो उनके लिए एज अ रॉ मटेरियल जो है उपलब्ध कराने का काम करती है, जिसको बड़े पैमाने के उद्योग क्या करते हैं, जिसे बड़े पैमाने के उद्योग जो हैं काम करते हैं। ये 4 पॉइंट जो हैं 3 नंबर। एक बार हो सकता है जैसे, हाँ बताइए। हेलो सर। हाँ 11th तक पढ़ा था मैंने, 11th तक पढ़ा था। इसमें मतलब एक शहरीकरण का होता है, मतलब जब लघु व्यवसाय नहीं होते हैं तो मतलब लोग अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह काम करने जाते हैं। मतलब अपना स्थान छोड़ के दूसरी जगह आते हैं, इससे मतलब वो अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह आते हैं, शहरीकरण होता है। हाँ समझ गया। तो इस पॉइंट को आप लिख सकते हो, ये भी सही कह रहा है लड़का वैसे तो इस पॉइंट को आप लिख सकते हो स्वरोजगार का मतलब खुद का काम है भाई। ये जब आपको अपने ही एरिया के अंदर, अपनी ही लोकेलिटी के अंदर जब आपको काम मिल जाएगा, तो जैसे ये कह रहा है कि जब गांव वगैरह में लोगों को काम नहीं मिलता तो भाई वो गांव को छोड़कर शहरों में जाते हैं कि वहाँ पे रोज़गार मिलेगा। तो जब उनको गांव में ही काम मिल जाएगा तो वो शहर की ओर प्रस्थान नहीं करेंगे। ये आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये 5 तरीके के महत्व आप जो है इसके अंदर लिख के आएंगे। इसके अंदर ये तो है इसका महत्व कि ये क्या करते हैं। अब इसके अंदर जो है बेटा मैं 2 वो आपको बता रहा हूँ पॉइंट, ये आपको ध्यान रखने हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 1 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो अभी मैंने आपको महत्व बताया है वो आपको क्वेश्चन बोलेगा कि भाई उस कमेटी का नाम बताइए जिसने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के महत्व को पहचाना। मतलब कि को एक कमेटी है जिसने पहचाना कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का होना देश के अंदर क्यों ज़रूरी है, आखिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्यों होनी चाहिए। तो वो आप बोलेगा उसका नाम बताइए और कौन से सन में पहचाना था वो भी बताइए। तो आपको ये ध्यान रखना है सन जो है वो है 1955। 1955 में कमेटी का जो नाम है, क्या नाम है कमेटी का? कमेटी का जो नाम है ये है कार्वे समिति। 1955 में कार्वे समिति ने एसएसआई उद्योगों के महत्व को रेखांकित, ये हम यहाँ पे लिख देते हैं, रेखांकित किया। ये बेटा ध्यान रखना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सन भी आपसे पूछा जा सकता है और कमेटी का नाम भी पूछा जा सकता है। कार्वे समिति नाम है, इसने क्या किया, इसने इसकी इम्पोर्टेंस को पहचाना कि देश के अंदर आखिर ये क्यों होनी चाहिए। और हमारे गांधी जी भी ये कहते कहते मर गए कि भैया अगर भारत का अगर विकास करना है तो लघु और कुटीर उद्योगों की इम्पोर्टेंस को पहचानिए। लघु और कुटीर उद्योग ये कह सकते हो बैकबोन है रोजगार की। जब तक ये नहीं होंगी तब तक भारत से बेरोजगारी ख़त्म नहीं हो सकती। अगर आपको बेरोजगारी दूर करनी है, देश का विकास करना है,
तो भैया लघु और कुटीर उद्योगों को ज़्यादा से ज़्यादा ओपन करना पड़ेगा देश के अंदर, क्योंकि ये रोज़गार परक होते हैं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम धंधा देते हैं, इसलिए इसको ओपन करना ही पड़ेगा। हमें बात करना है कि भाई लघु उद्योग होते हैं, छोटे पैमाने के उद्योग, ये जो हैं क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, इनकी समस्याएं जो हैं, इनकी समस्याएं जो हैं वो क्या हैं समस्याएं। एक मिनट रुकिए ज़रा। सुरभि है यहाँ पे? सुरभि, सिमरन नहीं है, सुरभि नहीं है, सिमरन नहीं है, ठीक है। हमें बात करना है समस्याओं की। समस्याएं देखिए, समस्याओं की अगर हम बात करें तो समस्याओं के अंदर आप यहाँ पे लिखेंगे, अब हमें बताना है भाई ये क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो भाई इनकी सबसे पहली जो प्रॉब्लम है आप लिखेंगे वित्त की समस्या, वो तो इंसानों को भी है और इनको भी है। सबसे पहला जो इनको प्रॉब्लम है वो है भाई पैसों का अभाव है इनके पास, पूंजी का अभाव भी लिख सकते हैं, वित्त की समस्या भी लिख सकते हैं, जैसा आप चाहो वैसा लिख सकते हैं। इनको सबसे पहले जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो है पैसों की। अच्छा जी, ठीक है। दूसरा इनको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो है कच्चे माल की। वित्त की समस्या, कच्चे माल की समस्या। कच्चे माल की समस्या का मतलब जितनी मात्रा में इनको रॉ मटेरियल वगैरह चाहिए होता है उतनी मात्रा में इनके पास जो है कच्चा माल उपलब्ध नहीं होता है। तीसरी क्या प्रॉब्लम है? तीसरी जो प्रॉब्लम है वो है इनकी बाज़ार की समस्या। इसका क्या मतलब है? बाज़ार की समस्या कि जब इनके प्रोडक्ट बन जाते हैं तो बनने के बाद उनको बेचने की दिक्कत है। मतलब कि इनके जो प्रोडक्ट हैं वो केवल उतनी ही लोकेलिटी तक सीमित रह जाते हैं जहाँ पे ये बना रहे हैं उस चीज़ को, वहीं बिक पाते हैं। इनके जो प्रोडक्ट हैं उनका आयात निर्यात दूसरे देशों तक इनके प्रोडक्ट बिकें, इतना इनमें जो है मार्केटिंग वगैरह का अभाव है। इनके प्रोडक्ट केवल सीमित क्षेत्र तक ही बिक पाते हैं, केवल उसी लोकेलिटी तक। हाँ, बाज़ार का अभाव भी लिख सकते हैं इसको, बाज़ार की समस्या या बाज़ार अभाव भी लिख सकते हो आप इसको। हेलो सर। हाँ, जहाँ जहाँ समस्याएं लिखा है मैंने वहाँ हाँ बोलो ना, क्या कह रहे हो? सर विपणन की समस्या। हाँ, बाजार को विपणन भी कहते हैं। सर विपणन की समस्या। हाँ, विपणन भी कह सकते हो, बाजार भी कह सकते हो, जो आपको ठीक लगे वो लिख सकते हो। और क्या कहते हैं, ये लिख सकते हो चौथा कि बड़े उद्योगों से प्रतियोगिता संभव नहीं, ये लिख सकते हो। इसका क्या मतलब है कि भाई जो बड़े पैमाने के जो उद्योग होते हैं वो अपने प्रोडक्ट बनाते हैं मशीन वगैरह से, और जो इनके होते हैं मशीन से तो बनते हैं लेकिन उनके तो प्रॉपर भाई वो तो पूरा ही पूंजी प्रधान तकनीक का यूज़ करते हैं, वहाँ मानव शक्ति का यूज़ नहीं होता। तो उनके जो प्रोडक्ट हैं अच्छी क्वालिटी के होते हैं, चीप रेट के होते हैं, लेकिन इनके जो प्रोडक्ट हैं वो इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं और थोड़े कॉस्टली होते हैं एज़ कंपैरिजन टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जिसकी वजह से इनके प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो कम रहती है और उनकी ज़्यादा रहती है। ये 4 पॉइंट जो है आप इनकी समस्याओं के अंदर लिख सकते हो। अब कभी कभार एग्ज़ाम में ऐसा भी हाँ जी, हाँ जी, कच्चे माल की समस्या या अभाव, सर ये समझ नहीं आया एक सर। मैंने बोला कि इनको जितनी मात्रा में कच्चा माल चाहिए होता है उतनी मात्रा में इनको कच्चा माल उपलब्ध नहीं हो पाता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए मुझे एक दिन के अंदर 2 GB डेटा भी कम पड़ जाता है, मुझे एक दिन के अंदर 4 GB डेटा चाहिए, तो मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है 4 GB डेटा, लेकिन मेरे पास है कितना 2 GB डेटा। तो ऐसे ही उन्हें जितनी वस्तुएं बनाने के लिए जितना कच्चा माल चाहिए उतना इनके पास उपलब्ध नहीं होता है। तो इस वजह से कच्चे माल का इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है।
तो कभी कभार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है कि समस्याएं तो बताइए, लेकिन सरकार इनकी समस्या को दूर करने के लिए यहाँ पे बेटा मैंने ये लिखा है बड़े पैमाने से प्रतियोगिता संभव नहीं। यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि जो बड़े पैमाने के जो उद्योग होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहली बात तो उनका काम बड़े लेवल पर है। तो उनका काम क्योंकि बड़े लेवल पर है, तो आपने व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर भी पढ़ा होगा, जब हम बड़े लेवल पे काम करते हैं तो हमें कच्चा माल वगैरह हर चीज़ का फ़ायदा होता है। बड़े पैमाने पे जब हम काम करते हैं सस्ता रॉ मटेरियल वगैरह, छूट वगैरह, डिस्काउंट वगैरह सब कुछ सस्ता मिलेगा, जिसकी वजह से हाँ लिख सकते हैं, लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं है क्योंकि ये तो टेक्नोलॉजी पे फोकस ही नहीं करते ना आशीष, ये तो श्रम प्रदान पे ज़्यादा फोकस करते हैं, पूंजी प्रदान पे कमी करते हैं, श्रम पे ज़्यादा करते हैं, इसलिए तकनीक मैंने यहाँ नहीं लिखा है। सर ये अकुशल सर। हाँ बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो ना सर। एक इसकी समस्या ये भी तो हो सकती है अकुशल श्रम। नहीं अकुशल श्रम को ये अकुशल श्रमिक होते हैं। ऐसा क्यों होते हैं भाई? आश्रमिक गांव के जो बंदे होते हैं वो टैलेंटेड होते हैं, ये नहीं, ऐसा नहीं। नहीं सर, ऐसा होता है कि इनके पास नहीं सर, मैं कह रहा हूँ इनके ऐसा होता है इनके पास मतलब इन उद्योगों का पैसों की कमी होती है, तो ये मतलब कम पैसों पे श्रमिकों को रखते हैं, तो उनमें इतनी वो नहीं होते जो औरों के पास जो कुशलता होती है। तो इतना इफेक्टिव पॉइंट नहीं है। मैं बेसिकली जो इनकी तीन ही नंबर का क्वेश्चन आता है, तो 3 नंबर के अंदर 3 ही इनकी सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है, पैसे की, कच्चे माल की और बाज़ार की। यही इनकी 3 मेन प्रॉब्लम है। चौथे पॉइंट के अंदर मैंने आपको ये बोला कि जो बड़े पैमाने के जो उद्योग होते हैं वो बड़े लेवल पे काम करते हैं, तो बड़े लेवल पे काम करते हैं तो उन्हें कच्चा माल वगैरह कई तरीके की बचते हैं, कई तरीके के फ़ायदे उन्हें मिलते हैं, और उनका प्रॉपर काम मशीन वगैरह से चलता है, तो इसलिए उनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं। जो क्वालिटी होती है उनके प्रोडक्ट की वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, और जो प्राइस होते हैं एज़ कंपैरिजन टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। लघु की अगर हम बात करें तो जो प्राइस होते हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं, और जो क्वालिटी होती है वो भी एज़ कंपैरिजन टू उसमें लार्ज स्केल वो इतनी अच्छी नहीं होती है, जिसकी वजह से इनके प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो, इनके प्रोडक्ट की जो मांग है वो कम है, और इनके प्रोडक्ट की जो मांग होती है वो ज़्यादा होती है। तो ये बड़े पैमाने के उद्योगों से प्रतियोगिता जो है वो नहीं कर पाते हैं। ये यहाँ पे मैंने आपको बताया। अब मैं आपको ये बता रहा था कि कभी कभार एग्ज़ाम में आ जाता है कि समस्या तो बताइए। भाई लिखना आना पड़ेगा यार, पॉइंट लिख के से थोड़ी होगा। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम के अंदर, तो पॉइंट थोड़ी ना लिख के आओगे। पॉइंट के अंदर ये तो हेडिंग है, और जो मैं बता रहा हूँ वो आपको इसके अंदर एक्सप्लेनेशन लिखनी है। 3 नंबर में अगर केवल पॉइंट लिख दोगे तो 3 नंबर नहीं मिलेंगे। उसके अंदर 1-2 लाइन आपको जो मैंने बताई उससे रिलेटेड आपको लिखनी ही पड़ेगी। हेडिंग से आपको 3 नंबर नहीं मिलेंगे, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी वो, चाहे वो हिस्ट्री हो, पोल साइंस हो, इको हो, कुछ भी हो, हेडिंग से नंबर नहीं मिलेंगे। एक्सप्लेनेशन कंपलसरी होती है। अब वो कहेगा भाई इसको दूर करने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है ये भी बताइए। तो आपको क्या करना है, जैसे वित्त की समस्या है तो आपको इसके अंदर ये लिखना है कि भाई सरकार इनको जो है सस्ती ब्याज की दरों पे क्या कर रही है, सस्ते ब्याज की दरों पे सरकार इनको जो है ऋण वगैरह जो है उपलब्ध कराती है। सरकार बैंकों को ये बोलती है कि भाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को कैसे भी करके सस्ती ब्याज की दरों पे क्या करो, सस्ती ब्याज की दरों पे इनको जो है ऋण उपलब्ध कराओ, ताकि इनकी जो पैसों की दिक्कत है वो क्या हो सके, दूर हो सके। तो अगर एग्ज़ाम में ऐसा कुछ आ जाता है कि सरकार इनको दूर करने के लिए क्या क्या कर रही है, तो पहली में क्या प्रॉब्लम है, वित्त की समस्या या वित्त का अभाव, तो सॉल्यूशन के अंदर आप क्या लिखेंगे, वित्त प्रदान करना, सबसे पहला पॉइंट आप ये लिखेंगे। और एक्सप्लेनेशन क्या देंगे वित्त प्रदान करने के अंदर, कि सरकार द्वारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बहुत ही सस्ते ब्याज की दरों पे क्या कराया जाता है, बहुत ही सस्ते ब्याज की दरों पे ऋण वगैरह जो है उपलब्ध कराया जाता है। हम यहाँ पे लिख देते हैं
इनकी समस्या का समाधान यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो सबसे पहला हम यहाँ पे लिख देते हैं वित्त की उपलब्धता, ये भी लिख सकते हो आप। इनको क्या होता है, इनको जो है सस्ती ब्याज दर पर क्या होता है, इनको जो है सस्ती ब्याज दर पर ऋण जो है उपलब्ध कराया जाता है, सबसे पहला सरकार के द्वारा। दूसरा हमने क्या लिख रखा है, कच्चे माल की प्रॉब्लम है जी, तो इनको जो है सरकार द्वारा जितना भी इनको कच्चे माल चाहिए तो इनको जो है कच्चा माल उपलब्ध कराया जाता है, जितनी क्वांटिटी में इनको कच्चा माल वगैरह चाहिए। विपणन का अभाव था, मतलब इनका जो माल है वो केवल उसी लोकेलिटी तक बिक पाता है, सीमित क्षेत्र तक बिक पाता है, तो सरकार मतलब दूसरे देशों में इनके निर्यात वगैरह जो है नहीं हो पाता है। तो सरकार द्वारा क्या किया जाता है, सरकार द्वारा विपणन सुविधाएं आप लिखेंगे यहाँ पे, बाजार सुविधाएं लिख दीजिए, या विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराना। एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे कि सरकार द्वारा इनको जो है कई तरीके की विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं ताकि इनकी वस्तुएं या इनके उत्पाद दूर दूर देशों में भी बिक सकें, ये आप लिखेंगे। मतलब जो प्रॉब्लम है, जो 3 इनकी मेजर प्रॉब्लम है, पैसा, कच्चा माल और मार्केटिंग, अगर समाधान आ जाता है एग्ज़ाम के अंदर तो भाई जो प्रॉब्लम है उन्हीं का ही तो समाधान सरकार करेगी। पैसे की दिक्कत है तो बैंक द्वारा इनको पैसा उपलब्ध कराया जा रहा है, कच्चे माल की दिक्कत है तो भाई इनको कच्चा माल दिलवाया जा रहा है जितना इनको क्वांटिटी में चाहिए, इनकी मार्केटिंग की दिक्कत है, प्रोडक्ट वगैरह नहीं बिक रहे हैं तो सरकार इनको हेल्प करती है कि इनके प्रोडक्ट दूर दूर देशों में भी निर्यात हो सकें, दूर दूर देशों में भी बिक सकें और ये ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकें, तो सरकार इनको हेल्प भी करती है। तो अगर समाधान आ जाता है एग्ज़ाम के अंदर तो आप इसके अंदर जो है यही लिख कर आएंगे। ये जो आपका पूरा का पूरा चैप्टर है, ये आपका चैप्टर है बेटा उद्योग वाला। अभी एक पॉइंट जो है ये उद्योग वाला पूरा का पूरा आपका ख़त्म हो चुका है। एक मैंने कृषि के अंदर एक पॉइंट रह गया है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बस एक वो वाला पॉइंट समझ लीजिए। हमने कृषि के अंदर सब कुछ पढ़ लिया है, कृषि क्या होती है, कृषि का क्या महत्व होता है, कृषि की क्या विशेषताएं होती है, क्या समस्याएं होती हैं, क्या उसका समाधान है, सब कुछ पढ़ लिया है। लेकिन वहाँ पे एक टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अब देख लीजिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि मेरे को अभी याद आया और उसको अलग से मुझे पढ़ाना पड़ेगा। टॉपिक का क्या नाम है, टॉपिक का नाम है, वो आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आर्थिक सहायता जो है ये क्या होती है, जिसको हम जो है सब्सिडी के नाम से भी जानते हैं। सब्सिडी कहते हैं इसको, सब्सिडी कहते हैं इसको इंग्लिश में, हिंदी में भी कह सकते हो सब्सिडी और इंग्लिश में भी सब्सिडी कह सकते हो। सब्सिडी बेटा पहले होती क्या है आप ज़रा ये समझिए। सब्सिडी का मतलब होता है जब गवर्नमेंट क्या करती है, जब गवर्नमेंट जो है फाइनेंशियल हेल्प करती है तो उस चीज़ को सब्सिडी कहते हैं। तो हमारे चैप्टर का जो नाम है वो है कृषि। कृषि वाले चैप्टर के अंदर ये टॉपिक को हमको पढ़ना है। सरकार क्या करती है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। सरकार क्या करती है बेटा, सरकार जो है ना किसानों को डिपेंड करता है किसान किस चीज़ की प्रोडक्शन वगैरह कर रहा है। तो कई सारे ऐसे वो होते हैं जैसे कि लाइक फर्टिलाइज़र्स वगैरह जो होते हैं, तो अगर कोई भी किसान इनका उत्पादन करता है फर्टिलाइज़र्स वगैरह का तो सरकार क्या कहती है, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा कमी है, तो अगर इनका उत्पादन किया जाता है तो सरकार किसानों को क्या कहती है, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप जो है हमसे सब्सिडी लीजिए, ठीक है, आर्थिक सहायता लीजिए। मतलब सरकार क्या कर रही है, सरकार किसानों को फाइनेंशियली हेल्प कर रही है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इसकी तो हमारे देश में कमी है और उसका उत्पादन करो, कोई कमी पेशी पड़ रही है मेरे से पैसा लीजिए, लेकिन आप इसके उत्पादन बंद मत करना, आप चालू रखिए इसका उत्पादन। तो उस चीज़ को सब्सिडी कहते हैं। सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता, इट्स कॉल्ड सब्सिडी। सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करना, वित्तीय सहायता
प्रदान करना क्या कहलाता है? सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करना सब्सिडी कहलाता है। तो वो एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या किसानों को सब्सिडी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। बोलेगा पक्ष या विपक्ष में तर्क दीजिए, पक्ष या विपक्ष में तर्क दीजिए। क्या क्वेश्चन है कि क्या किसानों को, ये जो मैंने बोला कि उनको खाद उर्वरक बीज वगैरह खरीदने के लिए सरकार की तरफ से फाइनेंशियली हेल्प जो दी जा रही है उसको सब्सिडी कहते हैं। तो पक्ष का मतलब क्या हुआ? पक्ष का मतलब है आप कह रहे हो देनी चाहिए, और विपक्ष का मतलब क्या होगा? विपक्ष का मतलब होगा कि नहीं देनी चाहिए। तो ये आपसे वो आपको बोलेगा पक्ष या विपक्ष में तर्क दीजिए। पक्ष का मतलब है आप उसके फेवर में बात कर रहे हो, और विपक्ष का मतलब है कि आप उसके फेवर में बात नहीं कर रहे, आप कह रहे हो नहीं देनी चाहिए। तो हमें दोनों के रिगार्डिंग पढ़ना है कि देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं पक्ष की। पक्ष में आपको क्या क्या पॉइंट लिखने हैं? 2 पॉइंट पक्ष में लिखने हैं और 2 पॉइंट विपक्ष में लिखने हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पक्ष के अंदर कि क्यों देनी चाहिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि मेरे भाई, भारत में अधिकांश किसान क्या हैं? भारत में अधिकांश किसान गरीब हैं। सबसे पहली बात तो क्योंकि भारत में अधिकांश किसान जो हैं वो गरीब हैं, तो जिसकी वजह से वो जो है भारत में अधिकांश किसान गरीब हैं, वो बिना सब्सिडी के आगतें नहीं खरीद पाएंगे। तो भाई सब्सिडी देना उनको ज़रूरी है क्योंकि वो गरीब है, पुअर है, आर्थिक सहायता के बिना काम नहीं हो पाएगा। तो दूसरा पॉइंट यहाँ लिखेंगे कि अगर सब्सिडी ख़त्म हो गई तो अमीर व गरीब, अरे बबीता क्या कर रहे हो बेटा? अगर सब्सिडी ख़त्म हो गई तो क्या होगा? तो अमीर व गरीब किसानों के बीच असमानता बढ़ जाएगी। इसका क्या मतलब होगा कि फिर तो गरीब किसान जब उसको सब्सिडी नहीं मिलेगी, जब वो इनपुट ही नहीं खरीद पाएगा तो प्रोडक्शन ही नहीं करेगा। अमीर वाला तो कर ही रहा है अपना प्रोडक्शन, तो जब गरीब कर ही नहीं पाएगा वो बेचारा गरीब ही रह जाएगा, अमीर होता रहेगा, अमीर किसान और अमीर होता रहेगा, गरीब किसान और गरीब होता रहेगा। तो ये आपने दोनों पॉइंट बताए कि भाई क्यों देनी चाहिए। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं कि क्यों नहीं देनी चाहिए। अब विपक्ष में बात करनी है, तो आप लिखेंगे कि इसका मुख्य फ़ायदा बड़े किसानों को ही मिलता है, या इसका मुख्य लाभ भी लिख सकते हो। इसका मुख्य लाभ बड़े किसानों को ही मिल पाता है। इसलिए इसको क्या कर देना चाहिए? इसलिए इसको जो है ख़त्म कर देना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि सब्सिडी एक्चुअल में जिस गरीब किसान को मिलनी चाहिए उसको तो मिलती नहीं है, उल्टा जो अमीर है उसको सब्सिडी मिल जाती है। जैसे कि सर मुखिया की जगह ज़्यादातर लिख सकते हैं क्या? मैं समझा नहीं आपका पॉइंट क्या लिख दिया आपने। मुखिया की जगह मुखिया कहाँ लिखा मैंने? मुख्य लिखा है मैंने, ये मुखिया है। अबे मुख्य लिखा है यार ये मैंने। इसका मुख्य फ़ायदा या लाभ बड़े किसानों को ही मिलता है, इसलिए इसको ख़त्म कर देना चाहिए। हाँ भाई कल भी है क्लास। और दूसरा आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? दूसरा आप यहाँ पे लिखेंगे कि एक सीमा के बाद आर्थिक सहायता क्या हो जाती है?
एक सीमा के बाद आर्थिक सहायता संसाधनों का व्यर्थ उपयोग को बढ़ावा देती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि भाई जब फ्री का पैसा मिलता है तो सिंपल सी बात है, जब कोई भी चीज़ फ्री की मिलती है तो उसकी कदर नहीं होती है, तो फिर किसान क्या करते हैं, उस चीज़ का गलत तरीके से यूटिलाइजेशन करते हैं। मतलब जिस चीज़ के लिए पैसे मिले हैं उस चीज़ के लिए उसका यूज़ नहीं करते। पैसे मिले हैं प्रोडक्शन करने के लिए और पता चला जी वो तो उसका घर के लिए कोई सामान खरीद के लेकर आ गया अपना, तो उसको क्या कहेंगे? संसाधनों का व्यर्थ उपयोग। तो क्योंकि उसको तो ज़रूरत ही नहीं है। हमने बोला पैसा जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँच ही नहीं रहा है, जिसको एक्चुअल में मिलना चाहिए। भारत के अंदर यही दिक्कत है, और जिसको मिलना चाहिए उसको मिलता नहीं है, जहाँ एक्चुअल में पहुँचना चाहिए जिसको नहीं मिलना चाहिए वहाँ मिल जाता है। सब सिस्टम की दिक्कत है। तो ये एक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिर किसानों को सब्सिडी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। ये एक टॉपिक रह गया था, ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। ये मैं शीट भेजूंगा अभी पूरी की पूरी।